आईपीआर में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट के बारे में समझ लिया, ठीक है। उसके पूरे वो कितने टाइप के होते हैं, उसका डेफिनेशन क्लॉज में क्या क्या है, उसके इन्फ्रिंजमेंट में क्या क्या आपको मिलेगा रेमेडी, सिविल रेमेडी, क्रिमिनल रेमेडी, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया था राइट क्या होता है, उसके ड्यूटीज़ क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था प्रोसीजर। आपको तीनों में से अगर कुछ भी पूछेगा ना, मैं आपको बताऊं, मंगल चाल के चली भी गई, ठीक है। देखो आपसे अगर पूछा जाएगा ये एग्जाम में कि 6 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राइट्स ऑफ, ये हो गया आपका कॉमन सवाल। अब इसमें तीनों में से किसी के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। आपको बोल देगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट्स ऑफ ट्रेडमार्क ओनर, ठीक है। जो भी ट्रेडमार्क का ओनर होगा, जिसने ट्रेडमार्क लिया होगा, उसके राइट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है राइट्स ऑफ पेटेंट ओनर, जिसने पेटेंट लिया उसका राइट क्या होगा। या आपसे पूछा जा, यह नेसेसरी है कि आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि आईपीआर में कोई सवाल एक्स्ट्रा बनता नहीं है। जो मैंने आपको बताया ना बस वही है। उसमें एक आध कन्वेंशन का पूछ देता है राइट अ शॉर्ट नोट में, जो कि मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने ग्रुप में कल नोट्स भेजा था परसों, उसमें मैंने सारे भेज दिए, राइट। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा, ये कॉमन सवाल है, 2-3 सवाल जो है ना, आप तीनों में से एक भी याद रखोगे ना, तो आप तीनों में से कहीं से भी पूछेगा तो बता सकती हो। क्या? पहला तो राइट्स ऑफ पेटेंट होल्डर मान लो, ट्रेडमार्क ओनर मान लो, या कॉपीराइट ऑथर मान लो, ठीक है। ये तीनों का राइट क्या होगा? बेसिक, सबसे पहला राइट टू यूज, ये तो कॉमन है ना, जो भी ट्रेडमार्क लेगा तो वो तो यूज करेगा, राइट। या जो भी कॉपीराइट लेगा वो तो यूज करेगा, या जो भी पेटेंट लेगा वो यूज करेगा, ये तो कॉमन चीजें हैं। राइट टू यूज सबसे पहला है उसका। अब इसी को आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि जिसने भी ट्रेडमार्क आपको जिसके हिसाब से पूछा है, अगर पेटेंट में पूछा है तो पेटेंट का जिक्र कर दो, ट्रेडमार्क में पूछा है ट्रेडमार्क का जिक्र कर दो, कॉपीराइट में पूछा है कॉपीराइट में जिक्र कर दो, राइट। इसके बाद दूसरा राइट होता है राइट टू लाइसेंस एंड असाइनमेंट। किसी को असाइन करना है उसको तो वो कर सकता है, चाहे कॉपीराइट असाइन करे, पेटेंट वाला प्रोडक्ट असाइन करे, या ट्रेडमार्क का प्रोडक्ट असाइन करे, उसको जो भी करना है कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला है तीसरा एक सेकंड, हाँ, तीसरा है राइट टू मेक अल्टरेशन, ठीक है। अगर उसको कुछ आप उसको कोई पेटेंट मिला है, ट्रेडमार्क लिए मिला है, या कुछ भी ऐसा ये कॉपीराइट मिला है, अगर उसमें कहीं पे उसको अपने मटेरियल में वो ऑल्टर करना है, कहीं पे ऐसा लगा उसको कि ऑल्टर करना है, तो वो भी अधिकार उसको लाइसेंस मिलने के बाद हो जाता है, उसको जो भी करना है वो कर सकता है, ठीक है। इसके बाद होता है अगला चौथा राइट टू स्यू मतलब जो भी उसके पेटेंटेड प्रोडक्ट का, ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट का, या कॉपीराइट के प्रोडक्ट का मिसयूज करेगा, उसके ऊपर वो केस कर सकता है, ठीक है। राइट टू स्यू। पांचवा होता है राइट टू सरेंडर। अगर उसको पेटेंट नहीं चाहिए तो वो वापस कर देगा, बोल देगा कि मुझे अब इस प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं चाहिए, कैंसिल करा देगा। अगर किसी ने किसी चीज़ का ट्रेडमार्क लिया है, अगर उसको नहीं चाहिए तो वो सरेंडर कर देगा, दे देगा वापस, ठीक है। अगर किसी ने कॉपीराइट का प्रोडक्ट अपने किसी बुक का या किसी चीज़ का कॉपीराइट लिया है,
अगर उसको नहीं लेना है कॉपीराइट तो वो वापस कर सकता है, सरेंडर कर देगा उसको। तो राइट टू सरेंडर का भी उसको अधिकार है, राइट टू सू का भी अधिकार है, राइट टू मेक ऑल्टरेशन का भी अधिकार है, राइट टू लाइसेंस एंड असाइनमेंट का भी अधिकार है, राइट टू यूज उसका अधिकार है। तो ये 5 अधिकार अगर आपको याद हैं तो आपको किसी में भी पूछेगा ना कि राइट ऑफ पेटेंट होल्डर का या राइट ऑफ ट्रेडमार्क होल्डर का या राइट ऑफ कॉपीराइट होल्डर का, तो ये 5 आप राइट लिख सकते हो, ये कॉमन है। ठीक है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, रेमेडी अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट। अब ये किसी में भी पूछ सकता है आपको, या तो आपको पूछ देगा एक्सप्लेन रेमेडी, या क्या बोलते हैं उसको, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेमेडी अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, या आपसे पूछ देगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्फ्रिंजमेंट रेमेडी अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेमेडी अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। किसी भी चीज का इन्फ्रिंजमेंट का अगर आपसे रेमेडी पूछेगा तो रेमेडी भी 5 जो होता है वो कॉमन होता है, सेम जो ट्रेडमार्क में है वही इसमें भी रहेगा, वही उसमें भी रहेगा, तीनों में सेम ही रहता है। ठीक है। क्या क्या हो सकता है देखो, इन्फ्रिंजमेंट का रेमेडी सबसे पहला है सिविल में, सिविल। ठीक है। दूसरा होता है क्रिमिनल में। रेमेडी तीनों में सेम ही है, सिविल में जाओ क्रिमिनल में जाओ सेम है। सिविल में आप इंजंक्शन फाइल कर सकते हो रेमेडी के लिए। ठीक है। दूसरा है अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसने जितना कमाया होगा वो आपको चाहिए रहेगा। ठीक है, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। तीसरा रहता है डैमेजेस, जिसको बोला जाता है लॉस। उसके कॉपी करने से आपका जो नुकसान हुआ है ना, कभी कभी आप सिर्फ वो क्लेम करते हो तो उसको बोला जाता है डैमेजेस। कभी कभी क्या होता है, उसने जो अर्न किया है आपके इन्फ्रिंजमेंट से, आपको वो सारा चाहिए तो अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है, आप बोलते हो कि वो जो बना रहा है ना उसके ऊपर स्टे लगाया जाए। ठीक है, तो स्टे लगा दिया जाता है तो उसको बोला जाता है इंजंक्शन। तो सिविल में ये 3 रेमेडी है। क्रिमिनल में है पहला इम्प्रिजनमेंट अप टू नहीं 6 मंथ टू 2 ईयर मैक्सिमम। ठीक है, ये पहला है। और दूसरा रेमेडी है आपका, इसी में जो है फाइन भी लगा सकता है कोर्ट, 50,000 से 2 लाख तक का। ठीक है, और ये तीनों में कॉमन है, याद रखना। ये जो मैंने सिविल का बोला, ये जो मैंने क्रिमिनल का बोला, ये दोनों तीनों में कॉमन है। तो आपको अगर याद नहीं रहेगा तो आप एक भी याद रखना ना, तो आप तीनों में छाप देना, 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, पहला हो गया। और दूसरा है सीजर एंड फॉरफीचर क्रिमिनल में, मतलब उसके मटेरियल को सीज करके फॉरफिट करके, मतलब उसका कब्जा में लेके उसको बेच के आपको जो भी इनकम होगा वो आपको मिल जाएगा। समझ में आया? तीनों में राइट सेम होगा, तीनों में इन्फ्रिंजमेंट जो होगा, रेमेडी जो होगा इन्फ्रिंजमेंट का वो सेम होगा, तीनों में प्रोसेस भी सेम है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है देखो। सबसे पहला सर्च करना, ये तीनों में ये है नॉर्मल। ठीक है, आप सर्च करोगे, सर्च के बाद आप क्या करते हो, एप्लीकेशन करते हो। ठीक है, अथॉरिटी को कि मुझे फला चीज़ का कॉपीराइट चाहिए, या मुझे फला चीज़ का ट्रेडमार्क चाहिए, या मुझे फला चीज़ का पेटेंट चाहिए। ठीक है, आपने पहला सर्च किया, आपने देख लिया कि किसी ने नहीं लिया है अभी तक। ठीक है, मुझे इस प्रोडक्ट का चाहिए, आपने फिर एप्लीकेशन किया। ठीक है, इसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन जो है, जो अथॉरिटी होता है वो चेक करता है। ठीक है, कि आप किस चीज़ के लिए आए हो। ठीक है, वो पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता, किसी का कोई वो ऑब्जेक्शन तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसके पहले वो एग्जामिनेशन करता है आपके एप्लीकेशन का, कि आपका एप्लीकेशन कितना जेन्यून है। ठीक है, एग्जामिनेशन उन्होंने अपने स्तर पर कर लिया। अब इसका होगा पब्लिकेशन। ठीक है, पब्लिकेशन का मतलब होता है उनके जो साइट्स होते हैं अथॉरिटी के, उसके ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा कि फला चीज़ के लिए किसी ने पेटेंट किया है, या कॉपीराइट के लिए आया है, या
ट्रेडमार्क के लिए आया है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है या पहले किसी ने ले लिया है या आपको पता है कि इसने गलती से ये बनाया है, जो भी आपका ऑब्जेक्शन है, उन्होंने पब्लिकेशन किया, इसका मतलब है कि वो किसी के ऑब्जेक्शन का वेट कर रहे हैं। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया सपोज, ठीक है, तो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, पहले पब्लिकेशन करेगा, इसके बाद ऑब्जेक्शन क्लियरेंस, ऑब्जेक्शन क्लियरेंस, ठीक है। पब्लिकेशन के बाद अगर किसी का ऑब्जेक्शन आया तो उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो भी ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्शन का ऑप्शन खुला रहता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन अगर कुछ नहीं आया या आया तो उसको क्लियर कर दिया गया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रांट, ठीक है। चाहे आप कॉपीराइट में जाओ, चाहे आप पेटेंट में जाओ, चाहे आप ट्रेडमार्क में जाओ, प्रोसेस मोर और लेस सेम है। समझ में आया ये? थम्स अप दे दो समझ में आया तो, नहीं आया तो बोलो, मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हमने राइट तीनों में कॉमन देख लिया, हमने रेमेडी भी तीनों में कॉमन देख लिया, हमने प्रोसेस भी तीनों में कॉमन देख लिया, ठीक है। ये तीन ये तीनों जो है, ये आपको कहीं से भी पूछे जगह ना तीनों में से, तो आप आराम से अब लिख सकती हो जो भी पूछेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करने वाले थे, हाँ, हम लोग बात करने वाले थे पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी का, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये जो अपना एक्ट है आईपीआर का, इसके अंदर कुछ ट्रीटीज हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो मैंने हालांकि ग्रुप में आप लोगों को नोट्स भेजा है, ठीक है, आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक एक केस लॉ ही बता दूं, इसके बाद जो है ना आपको ये बता दूं, क्या बोलते हैं, कन्वेंशन के बारे में, क्या बोलते हो? हेलो, चलो, तीनों मैंने बता दिया है आपको। पेटेंट बता दिया था, ठीक है, आपको कॉपीराइट बता दिया है, आपको ट्रेडमार्क बता दिया है, ठीक है। अभी देखो, पेटेंट में एक लैंडमार्क जजमेंट है। अगर आपको रीता मैम पढ़ाएंगी तो ये केस लॉ तो 100% पढ़ाएंगी, क्योंकि वो उन्होंने ही पढ़ाया है मुझे, ठीक है। पेटेंट एक्ट का जो है एक लैंडमार्क केस है, ये याद रखना, हाँ, बहुत काम आएगा, और इससे पूछा भी गया है सवाल कई बार। धनपत सेठ वर्सेज नीलकमल, किसी को लिखना हो तो लिख लीजिएगा, या मैंने ग्रुप में नोट्स भेज दिया ऑलरेडी। धनपत सेठ वर्सेज नीलकमल प्लास्टिक लिमिटेड, ठीक है। ये है पेटेंट एक्ट का केस लॉ। रुक जाए, मैंने पीडीएफ ग्रुप में भेजा है ना, मैं आप लोगों को वो मेंशन कर देता हूँ, तो आप लोगों को ढूंढने में सुविधा होगा। हाँ, एक सेकंड। देखिए, भेजा है मैंने, और आप इसमें पीछे नीचे के पेज पे जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। भेज दिया मैंने, चलो शुरू करते हैं हम। पहला है पेटेंट एक्ट के अंदर धनपत सेठ वर्सेस नीलकमल प्लास्टिक। हमारा आईपीआर का लेक्चर आज ही ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम अगली बार दूसरे सब्जेक्ट का करने वाले हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगली बार, हाँ, दूसरे सब्जेक्ट को ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें है धनपत सेठ का केस है, एक धनपत सेठ वर्सेस नीलकमल प्लास्टिक, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, धनपत सेठ जो था वो प्लेंटिफ था और रिस्पोंडेंट था नीलकमल प्लास्टिक, ठीक है। मिस्टर धनपत सेठ फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट फॉर रिस्ट्रेनिंग डिफेंडेंट फ्रॉम यूजिंग द ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड पेटेंट, ठीक है। मिस्टर धनपत जो था ना वो क्या बोलते हैं, सूट फाइल करता है कोर्ट में, ठीक है, कि आप डिफेंडेंट को रोकिए, उसका पेटेंटेड जो रजिस्टर्ड था प्रोडक्ट, उसका मिसयूज हो रहा था, ऐसा, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर था किट्टा,
किल्टा। किल्टा किल्टा का मतलब होता है वो आपको गांव घर में देखते होगे, बाम्बू का ना पतला पतला काट के वो मतलब वो सब बनाते हैं, मतलब जैसे सामान वगैरह रखते हैं ना, जैसे हमारे इधर मतलब मुंबई में लोग स्टील के अच्छे अच्छे बर्तनों में करते हैं। गांव घर में अभी भी बांस के जो बुने हुए बनते हैं ना बर्तन, उसमें सामान रखते हैं। तो बाम्बू स्टिक का एक बास्केट होता है, जो आपको पता होगा असम में ना चाय पत्ती का जो रहता है ना फैक्ट्री, उसमें जो चाय तोड़ते हैं ना बगानों में, वो वाला उसको बोला जाता है किल्टा असम में। ठीक है, तो ये केस उसके ऊपर है। धनपत सेठ मेड किल्टा अप्लाई फॉर पेटेंट इन 2002, ग्रांट इन 2005। धनपत सेठ जो है ना एक किल्टा बनाता है। ठीक है, वो किल्टा जो है लकड़ी का बनाता है, थोड़ा मतलब अच्छा टाइप का, और उसने पेटेंट के लिए अप्लाई किया 2002 में। उसको पेटेंट ग्रांट हो गया 2005 में। ठीक है, ये है फैक्ट ऑफ द स्टोरी। अभी आगे देखो। नीलकमल मेड सिमिलर किल्टा and therefore Dhanpat Seth claim infringement over their patented product. Nilkamal argued no new invention in Dhanpat Seth Kilta, then how get patent? Nilkamal made similar Kilta and therefore Dhanpat Seth claim infringement over their patented product. ठीक है, ये है आपका क्या बोलते हैं, नीलकमल जो है ना वो धनपत सेठ के जैसा सेम किल्टा बनाता है। ठीक है, तो ये जो धनपत सेठ है वो इसके ऊपर केस कर देता है नीलकमल के ऊपर कि इसका पेटेंट मैंने पहले ही ले लिया है इस किल्टा का। ठीक है, तो ये नीलकमल जो है वो जो बना रहा है मेरे जैसा किल्टा, ये तो मेरे पेटेंटेड प्रोडक्ट का वायलेशन है। ठीक है, नीलकमल बोलता है कि नीलकमल आर्ग्यूड नो इन्वेंशन इन धनपत सेठ किल्टा, देन हाउ गेट पेटेंट। धनपत सेठ ने जो किल्टा बनाया था ना, वो किल्टा पहले भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, धनपत सेठ ने किया क्या, धनपत सेठ ने उसको किया कि पहले जो किल्टा आता था वो प्लास्टिक में आता था, इसने उसको लकड़ी में बनाया। ठीक है, तो लकड़ी में बनाने से उसका जो पेटेंट होता है वो पेटेंट थोड़ी ना बदल जाए। किसी को अगर किल्टा का मिला है तो वो उसको ही मिला रहेगा ना। अब मैंने कुछ बनाया लकड़ी का और किसी ने प्लास्टिक का बनाया तो पेटेंट थोड़ी अलग अलग हो जाएगा। सेम बनाए हो तो एक को मिल गया वही बहुत है। ठीक है, तो यहाँ देखो नीलकमल आर्ग्यू करता है, जब ये धनपत सेठ उसको कोर्ट में घसीटता है तो नीलकमल का आर्ग्यूमेंट होता है कि इसने जो धनपत सेठ ने जो किल्टा बनाया है उसमें कोई इन्वेंशन ही नहीं है, वो पहले से एग्जिस्ट करता था, तो उसको पेटेंट मिल कैसे गया। अब उसका ही पेटेंट खतरे में आ गया। किसका, धनपत सेठ का। अभी देखो कोर्ट क्या बोलता है। कोर्ट ऑब्जर्व दैट धनपत सेठ हैज नो न्यू इन्वेंशन, एग्जिस्टिंग किल्टा मटेरियल चेंज ओनली। मतलब जो किल्टा था ना एग्जिस्टिंग, उसी में उसने मटेरियल चेंज किया। जैसे प्लास्टिक का किल्टा था ना, वैसे ही उसने सिर्फ लकड़ी का बना दिया। तो उसने मटेरियल चेंज किया, बाकी कुछ इन्वेंशन तो था ही नहीं उसमें। हेंस कोर्ट रिवोक्ड पेटेंट ग्रांटेड टू धनपत सेठ। इसी को बोलते हैं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। धनपत सेठ को मिला था पेटेंट, उसका भी गया। कोर्ट ने बोला उसको मिल कैसे गया, जब उसको वो जो बनाया था बाम्बू का उसको नहीं मिलना चाहिए। देखो पेटेंट का मतलब है, आपको पहले भी बताया था, नोबल होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। लेकिन इसका जो था ना उसमें कुछ इन्वेंशन था ही नहीं। ठीक है, वो पहले से किल्टा एग्जिस्ट करता था, उसी में उसने सिर्फ मटेरियल चेंज किया। मटेरियल क्या, पहले प्लास्टिक का आता था, वो लकड़ी का बना दिया, तो उसको पेटेंट मिल गया था। ऊपर से उसने केस कर दिया नीलकमल पर कि ये कैसे बना रहा है। तो इसने बोला कि इसने तो कुछ इन्वेंशन किया ही नहीं था, जिसको मिला कैसे। तो कोर्ट ने उसका ही रिवोक कर दिया धनपत सेठ का कि भाई तुमको जो पेटेंट मिला था वो गलत था, रिवोक करो। रिवोक कर दिया। समझ में आया ये केस। धनपत सेठ वर्सेस नीलकमल प्लास्टिक, ये 2008 का केस है। ये रीता मैडम ने अच्छे से हम लोगों को बताया था ये केस लॉ। ठीक है, अभी कॉपीराइट के केस में है एक आरजी आनंद। आरजी, ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म, ये कॉपीराइट का लैंडमार्क केस है। ठीक है, कॉपीराइट का लैंडमार्क केस। इसमें क्या हुआ था,
हम हिंदुस्तानी मूवी, ये मूवी का नाम था हम हिंदुस्तानी, रिटन बाय आरजी आनंद। ठीक है, ये जो आरजी आनंद है उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी हम हिंदुस्तानी करके। ठीक है, कुछ कहानी बुक वगैरह लिखा होगा। ठीक है, हम हिंदुस्तानी करके उसने एक स्टोरी लिखा था। वो स्टोरी जो है ना, वो जो बुक्स हैं वो हिट हो गया। ठीक है, तो आरजी आनंद ने सोचा कि इस पे फिल्म बनाऊं। ठीक है, कोई ऐसा मान के चलो, आपको पता होगा, किसी ने देखा होगा तो हाफ गर्लफ्रेंड मूवी देखी हो ना अर्जुन कपूर का, वो पहले किसी बुक में स्टोरी था वो। ठीक है, एक तरह से वो नोवेल था और फिर उसको मूवी में बनाया गया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम हिंदुस्तानी करके कोई स्टोरी था। ठीक है, जिसको आरजी आनंद ने लिखा था, और आरजी आनंद ने लिखा ना तो वो स्टोरी जो है हिट हो गया। ठीक है, तो आरजी आनंद ने सोचा कि इसके ऊपर फिल्म बनाई जाए। ठीक है, डीलक्स फिल्म जो है उनको अप्रोच किया। किसी को पता होता है कि मैं अपने स्टोरी पे फिल्म बनाना चाहता हूँ तो पिक्चर वाले पहुंच जाते हैं ना उसके घर पे हाजिरी लगाने कि सर सुना है आप फिल्म बनाने वाले हो आपके स्टोरी पर। तो डीलक्स फिल्म जो है ना, डीलक्स फिल्म वो उनको अप्रोच करता है। ठीक है, किसको? आरजी आनंद को, कि सर मैं आपके स्टोरी पे मूवी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आरजी आनंद जो है उनको अपने मूवी का पूरा बताता है। स्टोरी तो सुनना पड़ेगा ना उसको अपने मुंह से, तो उनको सारा स्टोरी जो है आरजी आनंद बताता है कि ये स्टोरी है, ये कहानी है। ठीक है, हाँ, पूरी कहानी सुन लिया। इसके बाद जो है ना ये क्या बोलते हैं अपना डीलक्स फिल्म, उनका कहानी सुनने के बाद में कुछ रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, ऐसा बोलता है ना कि मुझे ये मूवी आपका जो स्टोरी है मुझे पसंद नहीं आया, मुझे नहीं बनाना है, कुछ रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, डायरेक्ट इसको भी लगा होगा आरजी आनंद को कि नहीं यार उसको मूवी अच्छा नहीं लगा होगा तो नहीं बना रहा होगा। राइट, 1955 की बात है, उसने ये जो डीलक्स फिल्म है ना, उसने न्यू दिल्ली नाम की मूवी बनाई। ठीक है, न्यू दिल्ली नाम का। ये आरजी आनंद जब वो मूवी देखता है तो उसमें देखता है कि मेरा जो हम हिंदुस्तानी फिल्म का कहानी है ना, हू बहू उसमें उतार दिया गया है। ठीक है, किसमें? न्यू दिल्ली मूवी में। ये मूवी देखते ही आरजी आनंद कोर्ट जाता है। ठीक है, कोर्ट में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए एप्लीकेशन देता है और उस मूवी पर इंजंक्शन लगाने का जो है कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? दिल्ली हाई कोर्ट refuse to grant injunction, और बोलते हैं दोनों फिल्म में सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, दोनों फिल्म में सिमिलैरिटी नहीं है। नहीं, सबसे पहले वो दिल्ली कोर्ट जाता है। ठीक, मैंने दिल्ली हाई कोर्ट लिख दिया। सबसे पहले वो दिल्ली के एक कोर्ट को, छोटे से कोर्ट को अप्रोच किया होगा उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने उसके अपील को, उनके जो रिक्वेस्ट था उनको रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो ये बेचारा गया दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, ये जो ये है आरजी आनंद, उसने सबसे पहले अर्जी लगाई थी दिल्ली के किसी कोर्ट में। ठीक है, होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास गया होगा, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भाई नहीं, इस फिल्म में सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये बेचारा आहत था लोअर कोर्ट से, तो वो गया सुप्रीम ये दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, अब देखो दिल्ली हाई कोर्ट क्या बोलता है। दिल्ली हाई कोर्ट भी कोई भी राहत देने से इनकार कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, और कोर्ट जो है उसके लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करने से भी मना कर देता है। ठीक है, अब आरजी आनंद क्या करे? तो आरजी आनंद एक एसएलपी फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जब आपका लोअर कोर्ट में आपको कोई रेमेडी नहीं मिलता, हाई कोर्ट में आपको रेमेडी नहीं मिलता, तो आप स्पेशल
लीव पिटीशन लगाते हो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वो अंडर सेक्शन 136 दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को पावर, तो आप उसमें जा सकते हो। तो ये जो आरजी आनंद है वो एसएलपी के थ्रू अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों के स्टोरी प्लॉट में बहुत अंतर है, ठीक है, हाँ कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, ठीक है, लेकिन ये इन्फ्रिंजमेंट के क्राइटेरिया में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ी सिमिलैरिटी है, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को सही माना और आरजी आनंद को कोई रेमेडी देने से इनकार कर दिया, ठीक है, समझ में आया ये? हेलो, आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स। हाँ हाँ हेलो, बट यहाँ पे तो गलत हुआ ना सर। क्या? सिमिलैरिटी नहीं है बोल रहे वो, बट एक्चुअली सिमिलैरिटी थी ना। सिमिलैरिटी बहुत तरीके से देखा जाता है ना। सिमिलैरिटी जब आप मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, जब आरजी आनंद का पूरा डिटेल में पढ़ोगी तो उसमें बताया होगा कि जैसे मान के चलो उसका जो कहानी का प्लॉट होगा उसमें उसने कहीं चेंजेस कर दिए होंगे। कोई भी डायरेक्टर किसी का पूरा कॉपी करता है क्या? वो अपना दिमाग लगा के थोड़ा बहुत चेंज कर देता है ना। लेकिन आपने सुनाया होगा तो आपको पता होगा कि ये तो मेरे स्टोरी से कॉपी किया है, लेकिन कोर्ट को तो इससे मतलब नहीं है। कोर्ट तो दोनों में सिमिलैरिटी मिलाएगा, है या नहीं है, समझ रही हो? ओके ओके। मैंने बोला कि मैंने उनको बताया था कि ऐसा ऐसा कहानी है, ठीक है, राजू आएगा और लड़की लेके भाग जाएगा। अब मैंने बोला कि फिल्म में मैंने दिखाया है कि राजू आया और लड़की लेके भाग गया, लेकिन उसने जो बताया था लड़की लेके भागेगा वो फ्लाइट से बताया था और मैंने इसको चल के बोला जाने। दोनों के कहानी में प्लॉट में अंतर हो गया। अब उधर वो जो पहुंचता, जहां पहुंचता, ये कहीं और पहुंचा दिया है, तो थोड़ा बहुत अंतर था, ठीक है। तो सिमिलैरिटी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था और उसको आरजी आनंद को कोई भी राहत देने से मना कर दिया, ठीक है। ओके। अभी ये हो गया कॉपीराइट का मूवी, ये एग्जाम्पल। एक है ट्रेडमार्क का, ये लैंडमार्क जजमेंट है। ये मैं तीनों का बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको तीनों का पता रहेगा ना तो आप आईपीआर में अच्छे स्कोर करोगे। सबसे इजी मुझे तो आईपीआर ही लगा था, ईमानदारी से बोलूँ तो। अरे ये क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क का केस, ट्रेड मार्क का लैंडमार्क केस है। ब्रिटानिया वर्सेस आईटीसी का मामला है, ठीक है। ये 2017 का मामला है। आपने न्यूट्री चॉइस बिस्किट खाया है जिसमें शक्कर कम रहता है और ओट्स का बनता है? डायबिटीज वालों का बहुत फेवरेट बिस्किट है वो। ठीक है, तो उसी का केस है ये, न्यूट्री चॉइस का, ठीक है, ट्रेडमार्क वाला। अभी देखो इस केस में क्या होता है। हाँ, ये ब्रिटानिया वर्सेस आईटीसी, ठीक है। नहीं, पहले एक और सुन लो यार। हाँ, इस केस में जो है आरजी आनंद को कोई राहत नहीं मिला ना, तो इसके बाद एक और केस आया था जिसमें वायलेशन माना था। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि किस केस में वायलेशन नहीं था तो आप इस केस में बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें वायलेशन नहीं माना ना कोर्ट ने। इस केस में आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वायलेशन नहीं माना, ठीक है। उन्होंने नहीं बोला कि सिमिलर है या कुछ ऐसा है, ठीक है, तो वायलेशन नहीं था वो कॉपीराइट का। अभी एक वायलेशन के लिए लैंडमार्क केस है, यशराज फिल्म वर्सेस श्री गणेश प्रोडक्शन, ठीक है। यशराज फिल्म वर्सेस साई गणेश प्रोडक्शन, ये आपका जो है केस है 2013 का, ठीक है, उसी के आसपास का ये केस है। ये यशराज फिल्म जो है इस केस में प्लेंटिफ है और साई गणेश जो है प्रोडक्शन डिफेंडेंट है, ठीक है।
यशराज फिल्म एक फिल्म बनाता है जिसका नाम रहता है बैंड बाजा बारात। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, 2010 में आया था मूवी। तो यशराज मूवी जो है, यशराज फिल्म, वो एक मूवी बनाता है बैंड बाजा बारात, 2010 में रिलीज होता है। इसी मूवी को सेम स्टोरी, सेम प्लॉट, ठीक है, तेलुगु में बनाया जाता है जिसका नाम होता है जबरदस्त। ठीक है, और ये बनता है 2013 में, 3 साल बाद। और ये बनाता कौन है? साई गणेश प्रोडक्शन। यशराज वाले ने वो जबरदस्त मूवी देखा, उसने पाया कि ये तो यार मेरे स्टोरी का ही पूरा कॉपी कर लिया है, सिर्फ लैंग्वेज बदल दिया है, मैंने हिंदी में बनाया था वो तेलुगु में बनाया है, राइट। यशराज फिल्म का मानना था कि जब कोई मूवी कॉपी होता है, जैसे हिंदी में आया तो उसको डब करते हैं ना मराठी में, या साउथ में कोई आया तो उसको हिंदी में डब करते हैं, तो उसका कॉपीराइट लिया जाता है। ठीक है, उससे परमिशन लिया जाता है, उससे कॉपीराइट का पैसा दे के लिया जाता है। ठीक है, तो पूरा नियम होता है। यशराज फिल्म का मानना था कि मैंने अपने इस फिल्म का, बैंड बाजा बारात का, किसी को कॉपीराइट बेचा ही नहीं है, तो मैंने जब बेचा ही नहीं है तो मेरे स्टोरी को तेलुगु में कन्वर्ट करके दिखाने वाला साई गणेश प्रोडक्शन होता कौन है। ठीक है, और नाम रख दिया मूवी का जबरदस्त। ठीक है, लैंग्वेज को कन्वर्ट करके किसी और भाषा में आप डालते हो, मूवी बनाते हो, ठीक है, तो ये क्लियर कट है कॉपीराइट का वायलेशन। ठीक है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर किसी मूवी का, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज में बदलाव करके अगर कॉपी करके बनाते हो तो ये कॉपीराइट का वायलेशन माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इंजंक्शन जो है यशराज मूवी के फेवर में पास कर दिया। ठीक है, तो ये एक वायलेशन का केस हो गया, और पीछे जो मैंने बताया था उसमें कोर्ट ने वायलेशन नहीं माना था। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं ट्रेडमार्क के केस में। ट्रेडमार्क के केस में था ब्रिटानिया वर्सेज आईटीसी। ठीक है, आईटीसी जो है न्यूट्री चॉइस बिस्किट बनाता है। ठीक है, और ये जो है, ये ब्रिटानिया जो है ना, वो भी न्यूट्री चॉइस बिस्किट बनाया था। ठीक है, मतलब आपको पता होगा, न्यूट्री चॉइस कोई भी कंपनी बनाए, मारी बिस्किट कोई भी कंपनी बनाए, उसका साइज जो रहता है ना, वो शेप एक ही जैसा रहता है, गोल ही रहेगा और बिस्किट में छेद ही रहेगा, बराबर। आप किसी भी कंपनी का देख लो, ब्रिटानिया का देख लो, पार्ले का देख लो, या आप प्रिया गोल्ड का देख लो, वो मारी बिस्किट का सेम शेप जो होता है ना, सेम होता है। आप न्यूट्री चॉइस का शेप देख लो, सेम होता है। बॉर्बन का डिज़ाइन देख लो, सब में सेम ही रहता है। बिस्किट थोड़ा ब्राउन रहता है, अंदर में क्रीम रहता है, फिर ऊपर से शक्कर का पाउडर रहता है, राइट। तो ऐसा, तो इस केस में क्या हुआ था, मतलब जब आईटीसी ने ना, जब न्यूट्री चॉइस बिस्किट बनाया तो ब्रिटानिया के न्यूट्री चॉइस से थोड़ा बहुत सिमिलर बना दिया। ठीक है, हालांकि न्यूट्री चॉइस बनाएगा तो शेप बिस्किट का सेम रहेगा, पैकिंग थोड़ा बहुत, बिस्किट आप देखोगे ना न्यूट्री चॉइस या हमारी का, तो हर कंपनी थोड़ा येलो टाइप में रखती है। ठीक है, येलो ग्रीन, किसी भी कंपनी का उठा के देख लो। ठीक है, तो उसने ये इसके ऊपर, किसके ऊपर, आईटीसी के ऊपर जो है ब्रिटानिया केस कर देता है कि ये जो आईटीसी न्यूट्री चॉइस बनाया है, मैंने जो ट्रेडमार्क लिया था, मेरे पैकिंग के बराबर उसने पैकिंग कर दिया है। ठीक है, और हूबहू बना दिया है, सिमिलर बना दिया है। ठीक है, तो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, उसमें कोर्ट हेल्ड दैट मारी बिस्किट, ठीक है, या न्यूट्री चॉइस, किसी भी का कंपनी का आप उठा के देख लो, उसका साइज, उसका शेप, उसके पैकिंग का कलर, सबका मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है। ठीक है, लेकिन पैकिंग का जो था ना डिज़ाइन, वो अलग था। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि पैकिंग में डिफरेंस है। ठीक है, और वो जो पैकिंग का कलर था ना, येलो ग्रीन था थोड़ा सा, उसमें भी कोर्ट को डिफरेंस लगा। तो कोर्ट को लगा कि नहीं, ये जो है ट्रेडमार्क का वायलेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी बिस्किट बनाएगा तो थोड़ा बहुत तो सिमिलर होगा ना, आप एक जैसा नहीं बनाना चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो सिमिलर हो सकता है, तो उसका ट्रेडमार्क नहीं, वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आईटीसी जो है
कोई भी ट्रेडमार्क का वायलेशन नहीं किया है। इस तरीके से ब्रिटानिया जो है केस हार गया। ठीक है, समझ में आया? ब्रिटानिया पहले न्यूट्री चॉइस बिस्किट बनाया था, ठीक है। बाद में आईटीसी ने भी न्यूट्री चॉइस बिस्किट बनाया, ठीक है। अब होता है ना, बिस्किट का पैकिंग थोड़ा बहुत सिमिलर हो जाता है, बिस्किट का साइज भी थोड़ा बहुत सिमिलर हो जाता है, ठीक है। तो ब्रिटानिया का मानना था कि मैंने इसका पहले से न्यूट्री चॉइस बिस्किट का ट्रेडमार्क ले लिया है, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि देखो, बिस्किट कोई भी आप मारी टाइप में उठाओ या न्यूट्री चॉइस, बिस्किट का शेप तो सबका सेम ही रहता है, गोल ही रहता है, सब में छेद रहता है। आप देखोगे कभी तो पैकिंग भी कभी कभी थोड़ा बहुत सेम रहता है। तो ये थोड़ी इसका मतलब है कि आपके ट्रेडमार्क का वायलेशन हो गया। तो कोर्ट ने उसको नहीं माना था वायलेशन, और इस तरीके से ब्रिटानिया जो है केस हार गया था। हाँ बोलिए ना। ये सर ये तो समझ में आ गया, बस मेरा क्वेश्चन है कि क्या शेप का कुछ नहीं होता है क्या, मतलब शेप मार्क होता है ना, शेप मार्क का आप ट्रेडमार्क ले सकते हो शेप का। तो जैसे मारी है, तो अगर मारी ब्रिटानिया बना रहा है या पार्ले भी गोल ही दे रहा है, तो इसका मतलब उसका नहीं होगा, नहीं मिलेगा उसका। देखो शेप कुछ ऐसे चीज होता है ना जिसका आप नहीं कर सकते ट्रेडमार्क, ठीक है। शेप कब हो सकता है आपका ट्रेडमार्क, जब आपका पूरा डिफरेंस हो, ऐसा आप नहीं बनाना चाहिए कोई, ऐसा कोई नहीं। अब आप बिस्किट गोल होता है तो आप बोलोगे कि एक गोल बिस्किट के ऊपर मुझे दे दो, अब सब बिस्किट जो बनाएगा वो चौरस बनाएगा। बिस्किट कोई चौरस बना सकता है क्या? बिस्किट तो गोल ही बनेगा ज्यादातर, ठीक है। तो ऐसे चीजों का पेटेंट या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट मिलेगा ही नहीं जो नॉर्मल है, ठीक है। तो आप बिस्किट के गोल होने का ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, मतलब बेसिक इन नेचर का ले ही नहीं सकते। हाँ, जो हाँ, करेक्ट। और आप जब मैं आईपीआर का सिलेबस से पढ़ाऊंगा ना, ये मोकल से या झा वाले में, उसमें 2-3 केस ऐसा है जिसमें बताया है अच्छे से, ठीक है। और उसमें एक्सप्लेन भी किया है कि आप किस किस चीज का जो है नहीं ले सकते हो ट्रेडमार्क, ठीक है। तो जैसे कॉमन यूज हो गया, अब जैसे मान के चलो घी है, ठीक है, घी जो गाय का घी होता है, आप घी वर्ड का ले सकती हो क्या ट्रेडमार्क, कि नहीं मैंने घी बनाया तो घी का मुझे, घी तो कॉमन यूज में होता है ना, हर कंपनी घी निकालता है, सब कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट का नाम रखेगा ना, कि भाई ब्रिटानिया घी, मधुसूदन घी या हर्षवर्धन घी, घी तो कॉमन है। तो जो कॉमन यूज में होता है उसका आप ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो बिस्किट जो है वो हर कंपनी का गोल ही होता है, तो आप उसका कैसे ले सकते हो? कुछ ऐसे नाम है जिसका आप ट्रेडमार्क नहीं रख सकते, ऐसा भी है बहुत सारा नाम वो, लेकिन वो एक्सेप्शन में आता है, ठीक है, कि कब कब आप नहीं ले सकते। तो ये 3 केस लॉस था, तो ये बता दिया मैंने आपको। अभी मैं एक सेकंड है, कन्वेंशन बता देता हूँ, ठीक है। देखो 4-5 ही कन्वेंशन है, वो बता देता हूँ। तो अभी है टाइम, वैसे मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे सवाल पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है। सबसे पहला कन्वेंशन आता है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के, ठीक है। इसका ये आया था 1970 में, पीसीटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। PCT is an international treaty which provides a system for filing a patent application and allows us to obtain patent in multiple countries around the world on the basis of a single patent application, ठीक है। ये जो PCT है, इससे पहले क्या होता था, PCT के आने से पहले आपको किसी चीज का पेटेंट चाहिए होता था ना, तो आप जैसे मुझे पेटेंट चाहिए, तो मैंने कुछ ऐसा घड़ी बनाया, तो उसका पेटेंट मुझे इंडिया में चाहिए था, तो मैंने इंडिया में ले लिया। अब वो मेरा माल जो है मुझे दुबई में भी भेजना है, तो मुझे दुबई में भी तो पेटेंट चाहिए ना। अब यहाँ का पेटेंटेड प्रोडक्ट दुबई में थोड़ी चलेगा अगर दुबई में पेटेंट नहीं कराया है मैंने, तो ठीक है। तो अगर आपको पहले ज़माने में 1970 से पहले आपको हर कंट्री के लिए अलग अलग पेटेंट के लिए एप्लीकेशन करना होता था, ठीक है। जब से ये PCT आया, PCT पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, इसने कहा कि आप PCT में आइए,
अगर आपको किसी चीज़ का पेटेंट कराना है तो मेरे अंदर जो है ना बहुत सारे कंट्री हैं, ठीक है। तो आपको एक साथ आपको हर कंट्री में घूमने की ज़रूरत नहीं है। पीसीटी में एक एप्लीकेशन करो और आप 1000 देश का एक्सेस एक साथ ले लो, ठीक है। तो लोगों के लिए सुविधा हो गया कि चलो भाई, अभी हर कंट्री में जा के पेटेंट कराते थे, इतना सारा पैसा जाता था। अभी सिर्फ पीसीटी में जाके जो भी फीस रहेगा वो भरो और 1000 जितने भी मेंबर होंगे इस देश का, इस पीसीटी कन्वेंशन का, ट्रीटी का, उसका आपको एक साथ में मिल जाएगा, एक ही साथ में, ठीक है। तो ऐसा था। तो ये समझ में आया कि पीसीटी इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच प्रोवाइड्स ए सिस्टम फॉर फाइलिंग ए पेटेंट एप्लीकेशन, ठीक है, एंड अलाउज टू ऑब्टेन पेटेंट इन मल्टीपल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पेटेंट एप्लीकेशन। एक ही पेटेंट का एप्लीकेशन करोगे आप पीसीटी में और आपको हर देश का पेटेंट आपको एक ही साथ में मिल जाएगा। One of the main object of PCT is to simplify and render more economical the obtaining of protection for invention, where protection is sought in several countries, and to facilitate and accelerate access by the public to the technical information towards that end. Through PCT, international search for prior art and patentability is made very quick and easy. The PCT entered into force of 24 January 1978. 1978 में जो है ये पेटेंट कोऑपरेटिव ट्रीटी जो है इन फोर्स में आया था एंड बिकेम ऑपरेशनल ऑन जून 1, 1978। ये जो ऑपरेशन में आया था वो 1 जून 1978 को आया था। इंडिया साइन द पीसीटी ऑन दिसंबर 7, 1998। हमारा जो देश है भारत, वो पीसीटी को साइन किया था कब? 7 दिसंबर 1998 को, ठीक है। करंटली मोर देन 150 कंट्री साइन द पीसीटी। 150 देश जो है पीसीटी के अंडर मेंबर है। अब मानो एक ही पेटेंट का एप्लीकेशन करोगी आप और 150 देश का एक्सेस मिल जाएगा, तो ये सब बहुत बड़ी बात है ना। पहले आपको 150 देश में जा के पेटेंट करना पड़ता था। अभी पीसीटी के आने के बाद एक ही एप्लीकेशन में 150 देश का एक्सेस मिल जाएगा, तो ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो 150 देश इसके मेंबर हैं। द पीसीटी एनेबल्स एप्लीकेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन इन एनी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स थ्रू फाइलिंग ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर द ट्रीटी, ठीक है। तो ये हो गया पीसीटी के बारे में। इसके नोट्स मैंने ग्रुप में भेजे हैं, अभी मैंने मार्क किया है, वो वही ग्रुप का वही नोट्स है, ठीक है। उसके बाद आया था आपका बर्न कन्वेंशन, ठीक है, 1886 में। द बर्न कन्वेंशन इज द ओल्डेस्ट कन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट में सबसे पुराना इन कन्वेंशन माना जाता है। प्रोवाइडिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन while enacting the law in respect of the literary and artistic, this convention have to be complied, which lay down fundamental principles that are capable of universal application and in a manner equitable to all interested in the right. The convention has been periodically revised, the last revision being on September 28, 1979, ठीक है। ये जो 1886 में आया था कन्वेंशन, इसमें समय समय पर जो है बदलाव किए गए, ठीक है। लास्ट इसमें जो रिवीजन हुआ था वो 28 सितंबर 1979 को हुआ था। इज अ बेंचमार्क लेजिस्लेशन प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर प्रोटेक्शन रिलेटिंग टू द राइट ऑफ ऑथर एंड द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेंस मैंडेट बाय द WTO एग्रीमेंट। The Berne Convention, adopted in 1886 and has currently more than 180 signatory country. बर्न कन्वेंशन में 180 देश अभी सिग्नेटरी कंट्री हैं, उसके मेंबर हैं उसके, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस कंट्री। ओनली द कंट्री दैट आर सिग्नेटरीज टू द बर्न कन्वेंशन कैन क्वालिफाई टू बी मेंबर ऑफ WTO। जो भी ये जो बर्न कन्वेंशन का मेंबर होगा ना, ठीक है, वही जो है WTO का मेंबर हो सकता है,
ठीक है, ये भी एक प्लस पॉइंट है इसमें। तो बर्न कन्वेंशन किसके लिए बनाया गया था? कॉपीराइट के लिए। ठीक है, कॉपीराइट में भी किसके लिए? आर्टिस्टिक और लिटरेरी के लिए, उसको ये प्रोटेक्ट करने। कोई भी कन्वेंशन जो होता है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो बर्न कन्वेंशन जो है कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर 180 देश है, इसको हर बार मतलब समय समय पर इसमें रिवीजन किए गए। लास्ट रिवीजन 1979 में हुआ था। ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर है। जो भी इस कन्वेंशन का मेंबर होगा वही WTO का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होगा। ठीक है, ये होगा बर्न कन्वेंशन। इसके बाद मैंने बताया था पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी का। ठीक है, तो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी किसके लिए है? पेटेंट के लिए है। आप पहले ज़माने में 1970 से पहले हर कंट्री के लिए अलग अलग करना पड़ता था। PCT ने एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर आप एक एप्लीकेशन करके 150 देशों का एक्सेस ले सकते हो। इसके अंदर 150 देश में मेंबर है। भारत भी इसका मेंबर है। भारत जो है कब बना था इसका मेंबर? 1998 में बना था भारत इसका मेंबर। तो यही सब है। तो ये 2 कन्वेंशन हो गया। तीसरा है विपो, ये आया था 1967 में। ठीक है, विपो का मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोमोट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो अभी हमने देखा बर्न कन्वेंशन कॉपीराइट का था, पेटेंट कोऑपरेटिव पेटेंट का था। ये जो विपो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, मतलब इसके अंदर सब आ जाएगा ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है ये पेटेंट के लिए भी होगा, ये कॉपीराइट के लिए भी होगा, ये ट्रेडमार्क के लिए भी होगा। ठीक है, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के लिए जो है वर्ल्ड वाइड स्तर पर विपो बनाया गया था। विपो कन्वेंशन साइंड एट स्टॉकहोम, स्वीडन ऑन जुलाई 14, 1967, consisting of 21 articles which came into force in 1970 and was amended in 1979। ठीक है, ये जो है स्टॉकहोम में ये कन्वेंशन जो है साइन किया गया था। ठीक है, 1967 में ये जो है, अब 1970 में जो है ये इन्फोर्स हुआ था। इस एक्ट के अंदर विपो के अंदर 21 आर्टिकल है, 21 आर्टिकल। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है ना, वैसे ही 21 आर्टिकल इसके अंदर है। ठीक है, विपो मेंबरशिप इज ओपन टू एनी स्टेट विच इज मेंबर ऑफ एनी ऑफ द यूनियंस लाइक पेरिस एंड बर्न यूनियंस एंड ऑल्सो अदर स्टेट्स हु आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये जो विपो है, विपो का मेंबर वही हो सकता है जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर होगा, या किसी भी तरीके से, जैसे पेरिस यूनियन हो गया, बर्न यूनियन होगा, जो भी है, तो उसका मेंबर अगर होगा तो ही ये इसका मेंबर हो सकता है। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था? विपो का ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्टिव टू प्रोमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड। क्या बोला था मैंने? कोई भी एक्ट होगा ना, कोई भी कन्वेंशन होगा, तो उसका पर्पज मेन होगा कि वो प्रोटेक्ट करेगा इंटरनेशनली। तो विपो क्या करता है? वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वो वर्ल्ड के लिए बना है, राइट। आपका बर्न क्या है? बर्न कन्वेंशन था कॉपीराइट के लिए, तो कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। तो ऑब्जेक्टिव याद रखना सबको, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछा जाता है कि इस एक्ट को बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या था, या विपो का ऑब्जेक्टिव क्या था। इसके बाद है आपका लास्ट ट्रिप्स 1995। हाँ, ट्रिप्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट that was intended to integrate international commerce in the new order of liberalization of the rules of investment and trade in many countries, and was specific to the requirement of the current pattern and levels of trade, whereas those international conventions only prescribed a desirable minimum level of protection of intellectual property rights with no effective machinery for enforcement. They were no linked to trade. TRIPS is a close unit agreement and with a dispute settlement procedure in the event of disagreement between member countries of WTO। ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो
जो क्या बोलते हैं अपना, जो भी देश WTO के अंदर है, उनके अगर WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब उनके अंदर बहुत सारे देश है, उनके अंदर अगर कोई डिस्प्यूट होता है ना, ठीक है, तो उसको सेटलमेंट करने के लिए जो है प्रोसीजर का बात करता है कौन, ट्रिप्स, ठीक है, याद रखना। Hence the need for the world countries to bring their domestic laws on intellectual property rights compatible with TRIPS. TRIPS agreement came into force in January 1995. 164 member countries are there in TRIPS. ठीक है, currently India is also a member of this country, this agreement. तो TRIPS जो है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है। WTO के अंदर जो भी मेंबर है उनके अगर बीच में कोई डिस्प्यूट होता है ट्रेड को लेके, तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट उसको सेटल करने का काम करता है। ये इफेक्ट में आया था 1995 को। इसके अंदर करेंटली 164 मेंबर कंट्री हैं, ठीक है, और भारत भी इसका जो है मेंबर है। ये क्यों बनाया गया था, तो डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो ये जो है मेन आपका ये है कन्वेंशन और ट्रीटी। अभी मैं कुछ सवाल लेता हूं, ठीक है, जो कि पूछा गया है IPR में। देखिए एक सेकेंड। हाँ, देखो आप सवाल क्या पूछ रहा है आपसे। प्रोसीजर, ये 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, आपको मैंने बताया था प्रोसीजर, राइट। अभी देखो क्या पूछा है, रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट के लिए जब इन्फ्रिंजमेंट होता है कॉपीराइट में, तो उसका इन्फ्रिंजमेंट का जो है रेमेडी वो क्या होता है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देखो पूछा है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेंशन टू क्वालिफाई फॉर पेटेंट। पेटेंट आपको मिलेगा किसी इन्वेंशन का, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो क्या क्या है किसी को याद है, मैंने बताया था क्या होना चाहिए पेटेंट लेने के लिए, क्या क्या जरूरी है, मैंने शुरू ही दिन बताया था, जिस दिन मैंने पेटेंट का बताया था। नोवल होना चाहिए, बराबर ना, नोवल मतलब न्यू, वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता हो, बराबर। उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बना दिया और उसको पता ही नहीं है कि उसने कैसे बनाया, नहीं, नोवल के साथ इन्वेंटिव स्टेप्स होने चाहिए। तीसरा है नॉन ऑब्वियस, ठीक है, ऐसा बनाओ जो लोगों को पहली बार लगे। ऐसा नहीं कि दाल में नमक डालेंगे तो दाल नमकीन हो जाएगा, ये तो सबको पता है कि दाल में नमक डालोगे तो नमकीन हो जाएगा। आप दाल में कुछ ऐसा डालो जिसको कुछ किसी को पता ही नहीं है और दाल नमकीन हो गया, तब तो पता चले ना कि कुछ आपने नया किया है। जब आप जो पहले से लॉ सेटल्ड है आप वही कुछ कर रहे हो तो वो ऑब्वियस हो जाता है, ठीक है। आपको नॉट ऑब्वियस होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। तो तीसरा क्राइटेरिया है नॉन ऑब्वियस। चौथा है इंटरनेशनल एप्लीकेशन, या सॉरी इंटरनेशनल नहीं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब लोगों के यूज में आना चाहिए वो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बनाया, पेटेंट लिया और आपने घर के लिए रख लिया, नहीं, वो लोगों के काम आना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए उसका। तो अगर ये 4 क्वालिटी है किसी चीज के अंदर तो माना जाएगा कि वो पेटेंटेबल है। समझ में आया? कुछ सवाल ले रहा हूं मैं, मतलब क्योंकि अपन IPR किए हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि सवाल कैसा पूछा जाता है, ठीक है, तो मैं इसीलिए सवाल ले रहा हूं।
अभी देखो, प्रोसीजर टू रजिस्टर पेटेंट, पेटेंट के लिए कैसे आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, कब आप, कैसे, आपका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर पूछ रहा है। तो किसी को याद है क्या, ऐसे ही बोलो जरा, मतलब सुनूं मैं। सर्च। करेक्ट। सर पहले सर्च करेंगे, फिर एप्लीकेशन फाइल करेंगे, एग्जामिनेशन होगा, करेक्ट। एप्लीकेशन होगा, एग्जामिनेशन के फिर बाद उसके बाद ग्रांटिंग हो जाता है गेस, और वो आप पब्लिकेशन होता है। करेक्ट। फिर ऑब्जेक्शन होगा ना, पब्लिकेशन के बाद ऑब्जेक्शन, अगर किसी हाँ, ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया, इसके बाद ग्रांट किया जाता है। ठीक है, तो प्रोसीजर भी आपको पता है, आराम से 13 मार्क्स उठा सकती हो। ठीक है, अभी देखो आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेबल, किसको आप पेटेंट नहीं करा सकते हो। मैंने बताया था कि क्या क्या पेटेंटेबल नहीं होता है, याद है किसी को, शुरुद्दीन, किस किस चीज का आपको पेटेंट नहीं मिल सकता। मैं रिवाइज कराता हूँ वापिस, देखो, एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड, एटॉमिक, एटम बम वगैरह बनाते हैं ना, अरे जिससे लोगों को नुकसान होगा उसका आपको पेटेंट कैसे मिल सकता है। ठीक है, या ऐसा है, मतलब जो बहुत लोगों को इफेक्ट करता है ना, चाहे वो फायदे से हो नुकसान से हो, उसका पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो मान, ये पहला है एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड, इसका आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है एग्रीकल्चर रिलेटेड, नहीं मिलेगा। मैकेनिकल एंड सर्जिकल, नहीं मिलेगा। इन्वायरमेंट रिलेटेड, नहीं मिलेगा। रीअरेंजमेंट आपने किया है किसी पहले के एग्जिस्टिंग कुछ चीज़ें थी, जैसे मान के चलो फ्रिज बनाया था, तो फ्रिज में ऊपर डीप फ्रीजर डाला था और नीचे नॉर्मल वाला, आपने रीअरेंज किया, ऊपर नीचे डीप फ्रीजर कर दिया और ऊपर आपने सादा कर दिया, तो ये क्या किया है आपने, रीअरेंजमेंट किया है, तो इसका पेटेंट नहीं मिलेगा। तो रीअरेंजमेंट आपने किया है तो नहीं मिलेगा। और ऐसा कुछ है जिससे इंजरी टू पब्लिक हेल्थ, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। एक और अगर आपको ऐड करना हो तो आप ये ऐड कर सकते हो, अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी और इंडियन लॉज, अगर हमारे भारतीय कानून के हिसाब से वो गलत है, ठीक है, भारतीय कानून के खिलाफ जाता है आपका कोई भी पेटेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है, या पब्लिक हेल्थ के में वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसका पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। ये नॉट पेटेंटेबल में आता है। याद आ गया, समझ गए आप लोग। ये सब है जो आपको पेटेंट नहीं करा सकते हो, नॉट पेटेंटेबल। आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या नॉट पेटेंटेबल होता है। अभी मैंने बताया था इससे पहले कि क्या क्या पेटेंटेबल है। तो पेटेंटेबल में क्या होगा कि भाई वो नोवल होना चाहिए, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रखना चाहिए, नॉट ऑब्वियस होना चाहिए, राइट। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं वो पेटेंटेबल के लिए है। और कौन कौन से पेटेंटेबल नहीं है तो मैंने 5-6 चीज़ें बता दिया, ठीक है। इसके बाद देखो अगला सवाल क्या पूछ रहा है, What do you mean by compulsory licensing? मैंने बताया था कंपलसरी लाइसेंसिंग, किसी को पता हो तो बताइए। देखो मैं बता देता हूँ, कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है ना वो पेटेंट में आता है जब आप कोई मेडिसिन बनाते हो। मान के चलो आपने कैंसर का बनाया, ठीक है। अब आपने कैंसर का बनाया, कैंसर लाइलाज बीमारी था, तो आपको पता चला कि यार कैंसर का बना दिया, अभी तो महंगे में बेचूंगा, राइट। तो आपने उसका कीमत मतलब करोड़ों में रखा, तो जो अब करोड़पति होगा बस वही खरीद सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं गवर्नमेंट, जो भारत सरकार होती है या जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो उस पेटेंटेबल प्रोडक्ट का किसी तीसरे बंदे को, ठीक है, अधिकार दे देता है कि आप ये कैंसर का दवा बनाओ। कोई भी पेटेंट लेगा किसी चीज़ का तो उसका डिटेल सरकार को देना पड़ता है। जब आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको डिटेल देना पड़ता है ना एप्लीकेशन में कि आप किस चीज़ के लिए आए हो, राइट। तो आप उसमें अगर पेटेंट के लिए आए हो तो आपको इन्वेंटिव स्टेप भी बताना होता है कि आपने कैसे कैसे बनाया, कौन सा दवा किस में कितना मिलाया तो ये कैंसर का दवा बन गया, राइट। तो पूरा प्रोसेस सरकार के पास होता है। तो सरकार को लगता है कि किसी पेटेंटेबल प्रोडक्ट का बहुत ज़रूरी है मैन्युफैक्चर करना,
ठीक है। तो वो सरकार किसी तीसरे पार्टी को उस पेटेंट का अधिकार दे देता है और बोलता है उसको कि आप मेरे लिए बनाओ, ठीक है। तो सरकार किसी पेटेंटेबल प्रोडक्ट का उस ऑनर से बिना पूछे, ठीक है, किसी तीसरे बंदे से बनवाता है, तो उसको बोला जाता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। किसी तीसरे को लाइसेंस दे देना, मतलब याद न रहे तो याद रखना कि ऑनर से पूछे बिना गवर्नमेंट किसी तीसरे को लाइसेंस दे देता है बनाने का, तो उसको बोला जाता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। समझ में आया? ठीक है। अभी देखो एक अगला सवाल है, एक दो सवाल और लेते हैं, फिर हम लोग क्लोज करते हैं, फिर अगले दिन दूसरा लेक्चर लेंगे, ठीक है। अभी इन्फ्रिंज रेमेडी का तो बता दिया आपको, ठीक है। अभी दिया हुआ है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट्स कन्फर्ड ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। कोई ये सवाल घुमा के पूछा है, लेकिन पूछ रहा है क्या? राइट्स किसके? ट्रेडमार्क के। तो अब किसी को ट्रेडमार्क का राइट मिला है तो क्या क्या कर सकता है वो, बताओ कोई। 4-5 चीजें नॉर्मल है। अगर आप लोग ट्रेडमार्क में जाओगे ना तो उसमें थोड़ा एक आध ज़्यादा राइट मिलेगा, क्योंकि ट्रेडमार्क में हो सकता है ना उसको मिल जाए कि भाई तुम उसका जो है मतलब उसको बेचना है तो बेच सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर है अधिकार तो एक आध एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन 4-5 चीज़ें तो कॉमन है ना। राइट टू सू कर सकता है, बराबर। राइट टू असाइन एंड लाइसेंस कर सकता है। राइट टू सेल भी है, कर सकता है राइट टू सेल, ठीक है। इसके बाद क्या था? राइट टू यूज, उसको यूज करना है तो कर सकता है, ठीक है। और क्या था? 4-5 चीजें था जो मैंने बताया था आपको कि कॉमन है, ठीक है। राइट टू लाइसेंस एंड असाइनमेंट, राइट टू सरेंडर, राइट टू यूज, राइट टू सेल, राइट टू सू। ये जो है 5 चीज़ें, ये आपको मिलता ही मिलता है हर चीज़ में, ठीक है। तीनों चीज़ों में जो ये कॉपीराइट ट्रेडमार्क है, जिसमें भी जाओगे आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अभी पूछ रहा है आपसे अगला, कॉपीराइट इज अ बंडल ऑफ राइट, एक्सप्लेन, ठीक है। कॉपीराइट जो है ना वो बंडल ऑफ राइट है, इसको एक्सप्लेन करने बोलता है, ठीक है। तो देखो कॉपीराइट को इसीलिए बोला जाता है बंडल ऑफ राइट, क्योंकि कॉपीराइट में बहुत सारा राइट है, ठीक है। जैसे आप मान के चलो आपने ट्रेडमार्क किया, राइट, तो आप ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट का क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ट्रेडमार्क आपने लिया मान के चलो एम वर्ड से, ठीक है। तो आप कुछ और नहीं बना सकते एम वर्ड से, ठीक है। आपने ट्रेडमार्क लिया एम के लिए, मान के चलो बिस्किट के लिए, तो आप बिस्किट ही बनाओगे, ठीक है। लेकिन कॉपीराइट में क्या होता है, देखो 8 टाइप के कॉपीराइट में आपके राइट होते हैं। क्या क्या होता है? कॉपीराइट प्रोटेक्ट क्रिएटर्स वर्क, सबसे पहला राइट। दूसरा है दी कॉपीराइट ओनर कैन रिप्रोड्यूस दी कॉपीराइटेड मटेरियल। कॉपीराइट ओनर जो है कॉपीराइट मटेरियल को रिप्रोड्यूस करने का अधिकार रखता है। तीसरा क्या है? द राइट टू प्रिपेयर डिरेवेटिव वर्क्स। चौथा है द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क। पांचवा है द राइट टू पब्लिकली परफॉर्म द कॉपीराइटेड वर्क। ऐसा आप ट्रेडमार्क में तो नहीं कर सकते ना, लेकिन कॉपीराइट में आप कर सकते हो। क्या पब्लिकली परफॉर्म करना है आपके कॉपीराइट मटेरियल का, तो आप कर सकते हो। इसके बाद अगला है कॉपीराइट आर यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर 60 ईयर। कॉपीराइट में 60 साल तक के लिए जो है आपको राइट्स मिल जाता है, लेकिन अदर में कितना है? 10 साल, 20 साल। अगला है इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट इन कॉपीराइट ऑनर हैव बोथ राइट, सिविल एंड क्रिमिनल। ये तो सब में है, क्रिमिनल और सिविल राइट जो है सू करने का, वो तो सब में कॉमन ही है। तो यही सब जो राइट है ना, मतलब 2-4 राइट ज़्यादा मिलता है ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये पेटेंट से, इसीलिए कॉपीराइट को बंडल ऑफ राइट कहा जाता है। याद रखना, ये पूछा भी गया है एक बार और अभी भी पूछने की आशंका है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है प्रोसीजर फॉर, ये तो बता दिया मैंने,
इसके बाद पूछ रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के टाइप आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होगा ना ट्रेडमार्क का राइट ये टाइप्स: प्रोडक्ट मार्क, सर्विस मार्क, लोगो मार्क, शेप मार्क, कलेक्टिव मार्क, सर्टिफिकेशन मार्क। बताया था मैंने बहुत सारा, और नोट्स में भी भेजा है मैंने, राइट। तो ये सब याद कर लीजिएगा। इसके बाद बोल रहा है व्हाट डज नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। यस, ये भी तीनों में कॉमन है, ठीक है। क्या क्या इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आएगा, ये भी तीनों में कॉमन है। क्या तीनों में क्या क्या कॉमन है बताओ, कोई बता सकते हो? इन्फ्रिंजमेंट कब कब नहीं माना जाएगा, ये भी तीनों में कॉमन है। कोई बता सकते हो तो बताओ, देखूं किसका माइंड बहुत शार्प है। सर आप भी बता दो। सबसे पहला क्या था? फेयर यूज, जैसे रिपोर्टिंग करते हो या रिव्यू करते हो, बताया था ना। तो आप कॉपीराइटेड मटेरियल का करो, ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट का करो, या आप पेटेंट के प्रोडक्ट का करो, राइट। उसको क्या माना जाएगा? इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4-5 ग्राउंड था यार, मैंने लिखा था, मुझे भी ये नहीं मिल रहा है अभी यार, ये कैसे हो गया? एक सेकेंड। हाँ, पेज इधर उधर हो जाता है ना तो पूरा घूम जाता है यार। हाँ देखिए, व्हाट एक्ट डज नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट, अब लिखना। हाँ, किसी को लिखना हो तो मतलब ये तीनों में कॉमन है। फेयर यूज, फेयर यूज किया है आपने, या रिव्यू देने के लिए, पेटेंटेड प्रोडक्ट हो, ट्रेडमार्क का प्रोडक्ट हो, या कॉपीराइट का प्रोडक्ट हो, अगर आपने रिव्यू करते हो आप उस मटेरियल का, ठीक है, तो ये फेयर यूज में आएगा, वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, अगर आप ट्रेडमार्क का रिसर्च करते हो, या आप कॉपीराइट का रिसर्च करते हो, या आप जो है पेटेंट का रिसर्च करते हो, उस पर्पज से आपने अगर उसका यूज किया है तो ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। तीसरा, गवर्नमेंट यूज, सरकार को अगर उसको यूज करना है तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा, चाहे वो ट्रेडमार्क का करे, कॉपीराइट का करे, पेटेंट का करे, नहीं माना जाएगा। चौथा, एक मिनट, एक क्वेश्चन है, एक चौथा एक्सपायरेशन। हाँ बोलिए ना। इसके लिए जो कंपलसरी लाइसेंसिंग आपने समझा, हाँ हाँ कंपलसरी लाइसेंसिंग आपने समझाया, तो वो गवर्नमेंट यूज ही माना जाएगा? हाँ हाँ हाँ, गवर्नमेंट यूज में आएगा वो, तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता ना। हाँ, तो मतलब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन तो कोई ले ही नहीं सकता? नहीं, गवर्नमेंट यूज में कैसे, गवर्नमेंट सबसे मिला है वो भी नहीं। हाँ, वो तीनों का यूज कर सकते हैं उनको जब भी लगेगा ना। लेकिन सरकार दोनों का क्या करेगा? ट्रेडमार्क किसी ने बिस्किट बनाया तो सरकार बिस्किट बना के क्या करेगा? आइडियली तो गलत है ना। आइडियली गलत है, लेकिन पेटेंट, ये जो ऑप्शन दिया गया है किस में दिया है? पेटेंट के लिए। पेटेंट किस चीज़ का होता है? जिसमें दिमाग लगा हो। तो यहाँ पर जो ये लाइसेंसिंग है ना, कंपलसरी लाइसेंसिंग, वो दिमाग में रख के क्या बनाया गया था? मेडिसिन का, ठीक है, कि कोई भी मेडिसिन ऐसा रेयर बना है तो अगर, हाँ, ये इसका मेन पर्पस था मेडिसिन, पेटेंट में। हाँ, कि भाई अगर सरकार नहीं बनाएगा तो गरीब लोगों को कैसे मिलेगा?
ठीक है, तो इसको ध्यान में रख, है तो इलीगल, सही बात है, किसी ने अपना दिमाग लगा के बनाया और सरकार उसका यूज कर ले तो ये तो गलत है ना। लेकिन कहीं कहीं आप मोरालिटी देखो तो लगेगा कि नहीं यार, अगर कोई गरीब आदमी है, अब अंबानी ने 1 करोड़ का मेडिसिन बनाया, अब गरीब आदमी नहीं ले सकता तो मर जाए वो, मोरालिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट यूज हो गया, इसलिए इन्फ्रिंजमेंट नहीं। हाँ, तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता। इसके बाद जो है आपका एक्सपायरेशन है, ये चारों में आता, तीनों में आता है। अगर आपको पेटेंट मिला था, उसका डेट एक्सपायर हो गया तो आप यूज कर रहे हो तो इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। पेटेंट के लिए कितना मिलता है? 20 साल। अब 20 साल के बाद कोई यूज करेगा तो वो इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा ना। पेटेंट 20 साल के लिए ग्रांट होता है। अब पेटेंट 20 साल के बाद अगर कोई यूज कर रहा है तो वो नहीं माना जाएगा इन्फ्रिंजमेंट। तो ये क्या हो गया? एक्सपायरेशन। ट्रेडमार्क 10 साल के लिए मिलता है। अब उसके बाद अगर उसने रिन्यूअल नहीं कराया तो उसका अगर किसी ने यूज किया तो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। ऐसे ही कॉपीराइट का 60 साल मिलता है, या किसी ने लिटरेरी वर्क किया है तो उसमें 1 लाइफ और 60 साल मिलता है, तो उसका एक्सपायरी पीरियड हो गया, उसके बाद यूज किया है तो वो नहीं माना जाएगा। तो एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड जो होता है वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता। इसके बाद है इनवैलिडिटी ऑफ मटेरियल। जैसे मान के चलो आपको पेटेंट मिला था लेकिन वो इनवैलिड था, ठीक है, किसी कोई ऐसा ग्राउंड था जिसके ऊपर उसमें ऑब्जेक्शन आया और आपको जो मिला था वो कैंसिल हो गया। अब उसने किसी ने उसके ऊपर पेटेंट लिया है तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है, या उसने किसी ने यूज किया है तो इनवैलिड अगर माना गया पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क तो भी यूज किया गया तो फिर इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। और लास्ट है छठा, फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन। अगर आपने किसी को कॉपीराइट बेच दिया है, ठीक है, कॉपीराइट मटेरियल को डायरेक्ट बेच दिया है कि भाई मुझे मिला था मैं तुमको देता हूँ, अब वो सामने वाला बंदा उसको कॉपी करे, बेचे, असाइन करे, अब आप उसके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं कर सकती, ठीक है। तो पहला क्या था? फेयर यूज, दूसरा रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, तीसरा गवर्नमेंट यूज, चौथा एक्सपायरेशन, पांचवा था इनवैलिडिटी और छठा है फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन। ये 6 जो है इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता। तो आप ये तीनों में लिख सकती हो, ठीक है।